जी जी जी। लेट्स रिज्यूम आवर क्लास। आप लोग अवेलेबल हैं जी? जो जूम पे हैं, क्या अवेलेबल हैं? Am I audible and visible to you people? Zoom participant waiting for your Yes. response. जी सर। जी लेट्स रिज्यूम। हमने छोड़ा था जी रिटर्न के ऊपर। एक होती है स्पेशल रिटर्न, एक होती है स्पेशल रिटर्न। स्पेशल से एक ये तो रिटर्न होगी ना, आपको पता है जी, रिटर्न इज रिटर्न, बट देयर इज अ स्पेशल रिटर्न। रिटर्न जो डिमांड पे करवाई जा रही है उसको वो कह रहे हैं दैट इज अ स्पेशल रिटर्न। जो कि मांग के करवाई जा रही है, आपको कहा जा रहा है कि रिटर्न करवाओ, तो वो कौन सी हो जाएगी? स्पेशल रिटर्न। सेक्शन इज 27 ही है। अच्छा, इसमें कुछ मिस तो नहीं हुआ इससे पहले? 20A-B सर, एक्सटेंशन। हाँ, तो इससे पहले हम कर लेते हैं 26AB, क्योंकि 26 और 27 के दरमियान एक और इंसर्ट किया गया, डाला गया, वो है 26AB। अब ये किसको डील करता है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन रिटर्न फाइल करने की। एक्सटेंशन रिटर्न फाइल आप नहीं कर पा रहे, देयर आर सम रीजंस, तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे, तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। आप उसमें तुसी करवा सकते हैं कि हमारी रिटर्न फाइल करने की डेट को बढ़ा दिया जाए। अच्छा, बढ़ा दिया जाए, आप किसको लिख सकते हैं? आप दरखास्त किसे दे सकते हैं? आप CIR, और जब CIR आपकी बात नहीं मानता तो फिर आप किसको दे सकते हैं? CCIR। दो को दी जा सकती है दरखास्त, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एंड चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। इफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर गिवन एप्लीकेशन, एक्सटेंशन एप्लीकेशन। सही? टाइम पीरियड मैं बता दूं। अब आप दरख्वास्त देना चाह रहे हैं, तो आप जब दिल करे दरख्वास्त दे दें। फॉर एग्जाम्पल 15 तारीख को आपने रिटर्न फाइल करनी थी, आप नहीं कर पाए, आप 17 तारीख को जाके दरख्वास्त दे देंगे? नहीं, आप विदन ड्यू डेट लिखे, फिर कब दरख्वास्त दी जा सकती है? विदन ड्यू डेट। ड्यू डेट, जो ड्यू डेट है उसके अंदर अंदर आप दरख्वास्त दे सकते हैं, उससे बाहर निकल के आप दरख्वास्त नहीं दे सकते। क्या वो वजूहात हैं, क्या वो रीजंस हैं कि आपको ज़रूरत पड़ गई कि आपको एक्सटेंशन दी जाए? वो वजूहात क्या है? वजूहात आपने बयान करनी है कि ये वो रीज़न है, हम नहीं दे सकते। इसमें से सबसे बड़ी रीज़न जो है, जो पहले लिखी गई है, वो है यू आर नॉट इन पाकिस्तान, एब्सेंस फ्रॉम या ऑफ पाकिस्तान। आप मुल्क पाकिस्तान से में अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ से कहीं बाहर गए हुए हैं, इसलिए आप वहाँ बैठ के रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ये है। दूसरी, आप बीमार हैं, ठीक है, या कोई मिस एडवेंचर हो गया आपके साथ। तीसरा, अदर कोई रीजन है। तो बेसिकली ये वो वजूहात हैं जिन वजूहात की वजह से आप कह सकते हैं कि आई एम अनएबल टू फाइल द रिटर्न, मिस्टर कमिश्नर, आई एम एब्सेंट फ्रॉम पाकिस्तान, प्लीज एक्सटेंड माई डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। या मैक्सिमम वीडियो में से जा रहे हैं ना, उसी की तरफ से जा रहे हैं राव साहब।
अब हमें आगे बढ़ना है, वही तो पॉइंट मैंने जो पॉइंट बनाए हुए 1 2 3 4 जो आपको बताने हैं, तो उसी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, मैं पता नहीं की दस गया। 26। अच्छा, स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है ना, वो जब अगला हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ही उनको जो आप उसका दिल करे जानने को, अगली लाइन में वो आ जाता है। तो हाँ, तो आप कहते हैं कि सर कमिश्नर, आई एम सिक, आई एम कोविड सस्पेक्ट, so I'm not able to visit the public place, I'm not able to gather my whole information, so please extend my date of return filing. He will be agree. Or any other reason, any other reason में कुछ भी हो सकता है, which is making you unable to file the return within the due date, within the due time. So these are the reasons which you can make. Now let's come to the round sum question. When you have given the application, you have given the application within due time and you have specified the reasons. Now, what will happen? Commissioner, if commissioner is satisfied, yes, you are absent from Pakistan, you are sick, or other reason is credible, he will give you the extension. How many days he can extend for your return filing? The answer is 15 days. He can give you an extension of 15 days as a normal routine. But if there is some extraordinary circumstances available, then he may increase the number of days. But normally, he will give extension of only 15 days. Now, Mr. Commissioner is not satisfied with your assertions, with your grounds which you took while making the application. So what will happen? You have the remedy. You have the remedy. You have the alaj. You will contact Mr. Chief Commissioner Inland Revenue. Mr. Chief, I requested Mr. Commissioner that please give me an extension and these are the reasons. But he is not satisfied. My grounds are strong, that's why I am appealing you. I am making application to you. Please intervene and give me extension of 15 days. Otherwise, I will face undue burden. So if this person is satisfied, he will give you extension of how many days? He can give you that extension of how many days? 15 days. But if some extraordinary circumstances are available, then he may give you extension of more than 15 days. But there must be some extraordinary circumstances like disaster, with special disease. So that's why he may give you. Now let's come to the other point. वो क्या हो सकता है जी? एक्सटेंशन मिल गई जी राव साहब, दिन मिल गए, कौन ले सकता है एक्सटेंशन, ये पता चल गया। एक्सटेंशन बताओ कौन ले सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, बोथ, नन ऑफ द अबव। जो रजिस्टर्ड है, जिसपे सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, ही कैन आस्क फॉर द एक्सटेंशन। अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड, why he will be in the need of extension? There is no need of extension for him. Okay, now what's going to happen? Yes, you were required to file the return as well as to pay the tax. Is it so or not? Were you required to file the return and pay the tax? Mr. Commissioner has given to extension of 15 days. Now what will happen with the payment of tax? You are required to pay 100,000, meaning thereby 1 lakh. You are required to pay 1 lakh within due date the tax. But
you take the extension. What will be the impact of that extension on your sale tax payable? Will you pay 1 lakh with an extension period of time, or you have to pay some extra amount? जी, this is my question. मेरा सवाल ये है कि रिटर्न एक्सटेंड होगी, रिटर्न आप 15 दिन की एक्सटेंशन मिलेगी, आप 15 गुना फाइल करो, आप 30 को कर लो। आप कहते हैं जब रिटर्न फाइल करनी होती है उसके साथ पैसे जमा करवाने होते हैं। या तो एक था कि आप 15 को जमा करवा देते हैं, फिर तो ओके, रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा बट आई एम गोइंग टू पे द टैक्स, फाइन। बट व्हाट हैपेंड, उन्होंने पे नहीं किया, उन्होंने कहा 30 तक अलाउ हो गया, तो रिटर्न फाइल करने से पहले आई विल पे द टैक्स एंड फाइल द रिटर्न। Now, what will be the impact on this amount of your extension? You are still required to pay only 100,000, 1 lakh, yeah, some extra amount. No, no same amount. No same amount. Yes, sir. Default. You have to pay the default surcharge. This is the point. Extension is there, lawfully you are extended, but the payment date is this. But they are not extending the payment date. Payment date will remain the same. You are using the fund of the government of Pakistan. You are using 100,000 or 1 lakh for your purpose. You are using the money of public. So you retain the money of public for 15 days with you. You have to pay the default. This is the main point. ये main point. ये तो सर penalty की तरफ नहीं चला जाता। It's not a penalty. It's a default surcharge. Default surcharge, because you defaulted to pay the amount within time. What was the time? Time is 15th. You are supposed to pay on or before 15th. You took the extension, okay, we are giving you because these are the reasons. But what will happen with the amount? You are required to pay the amount, that's it. There is no extension on the payment. Go there, okay, ठीक है, जाओ, but pay the default surcharge. ये 12% हो गया। 12% as written in the section 34. क्वेश्चन सर एक्सटेंशन का क्या फायदा है? बोर्ड अपनी तरफ ही एक्सटेंशन का बच्चे ये बहुत फायदा है। आप देखो वहाँ पे आप पेनल्टी पढ़ोगे ना सेक्शन 33 में जाके, तो वो देखो ना कि वो पेनल्टियां नहीं पड़ेंगी आपको। डिफॉल्ट सरचार्ज तो लग गया बट पेनल्टी इन्वोक नहीं हुई, पेनल्टी से बच गई। लेकिन सर ये भी नहीं होना चाहिए अगर एक्सटेंशन की एप्लीकेशन हो गई। नहीं, ये पैसा देखो, अब राव साहब लेट्स जस्टिफाई इट, क्यों नहीं होना चाहिए? देखो ये इसका मैं आंसर देता हूँ। अल्लाह के बंदे, you are not paying a single rupee tax. Sale tax is paid by the consumer. You collected the tax from the consumer. And not collected or not collected? You collected. Yes. You made the sale and you collected the output tax. You have collected this amount and you are enjoying on this amount. You are making the enjoying the parties with this amount and saying that there must not be any default surcharge. That was not your money. Money belongs to some other person. Money is of public. ठीक है, तो आप इस्तेमाल करो तो करो, लेकिन डिफॉल्ट सरचार्ज तो दो, इस्तेमाल करने का उसका किराया तो दो। ये वो किराया है जो आपने इस्तेमाल की है कोई चीज। आप किसी का एसेट इस्तेमाल करते हो, वो किराया नहीं लेता? लेता है, क्यों नहीं लेता? मकान ले लो, वो किराया ले लेता है। किसी का ब्रांड नेम यूज कर लो तो रॉयल्टी की सूरत में किराया ले लेता है। ठीक है, कॉपीराइट यूज कर लो, ठीक है, तो वो किराया लेते हैं। तो गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल होगा तो गवर्नमेंट तो फ्री में तो नहीं करने देगी, डिफॉल्ट देगी। नहीं जी, इसमें मैं देख लूँ कोई पॉइंट अगर रह गया है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन आई बिलीव कि इंशाल्लाह कंप्लीट हो गई। जी जी, लो जी, आगे बढ़ते हैं जी। देयर इज अ स्पेशल रिटर्न। सो सेक्शंस 26A B extension is over.
We are going to section 47. मेरी टूटी फूटी इंग्लिश से मसला तो नहीं आ रहा No. कि ये ना हो कि प्रॉब्लम आ जाए के साथ कुछ। नहीं सर, ठीक है, आप जैसे इंग्लिश करने में टाइम लगेगा आपको। चलो सही। लेट्स स्पेशल, ये क्या है? स्पेशल स्पेशल खास है कोई, नॉर्मल तो नहीं है। अगर रिटर्न विदाउट any word before it, it means normal return. But here is some special return. कौन कह सकता है स्पेशल रिटर्न फाइल करो? पहले तो ये क्वेश्चन आ सकता है, who can say? वो कहेगा who can demand the special return? I think Commissioner, chief it's commissioner, requested by board, all of the above. या A and B are correct. A and B. ये तो मैंने खुद बता दिया ना अभी आंसर, लेकिन वो इस तरह आसान नहीं करेगा। देखो, बोर्ड एज वेल एज कमिश्नर बोथ कैन डिमांड द स्पेशल रिटर्न। सो वन इज बोर्ड, बोर्ड मीन इम्तिहानी मरकज, No, FPR. FPR, ये पक्का हो जाएगा हमारा, ठीक है। और CIR, these are the authorities that who can demand the रिटर्न। जो कह सकते हैं रिटर्न फाइल करो, और वो रिटर्न वो स्पेशल रिटर्न हो। ये किसे कह सकता है, ये किसे कह सकता है, बताओ। ये पेपर में आ गया कि ये किसे कह सकता है, ये किसे कह सकता है। जी कहो में ध्यान से, ये किसे कह सकता है, ये किसे कह सकते हैं? Both are said to registered person. हम्म, Commissioner कहेगा registered person. नहीं, Both are said to registered person. board can, in law it is written, so that's why I'm saying that कि उसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड में say to a registered person to file a special return, and commissioner can say both to registered as well as to a non-registered or unregistered person that Mr. please file the return. Right, sir. So this was the all about special return. Special return में क्या कहा जाएगा कि क्या दो, what is required, क्या मालूमात, basically you board or CIR, both of them are demanding the information. Information about what? Information about purchases. Both need information because on the basis of information they will determine the tax liability. Without information, how can determine the tax liability? No, there is no way. So they are asking the information through return from registered or registered and unregistered person. They will provide the information. Information about what? About purchases, about sales, about produce, about manufacturer, and so on. this ये इंफॉर्मेशन थ्रू स्पेशल रिटर्न ये और ये मांग सकते हैं। ये है पूरे का पूरा 2027। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स 28। फाइनल फाइनल खेलते हैं। फाइनल रिटर्न मैंने अपनी डी-रजिस्ट्रेशन करा तो बहुत पैसे लगते हैं। अरे ये बड़ा मुश्किल है। ऐसे हैं तो आ जाओ, ऐसे नहीं है तो क्योंकि वहाँ पे डी रजिस्ट्रेशन आसान काम है, तो सारा आगे तो चलो। फाइनल रिटर्न, फाइनल कौन खेलता है?
फाइनल रिटर्न, फाइनल से पता चल रहा है कि आखिरी फाइनल मैच। फाइनल, इसके बाद कोई मैच नहीं होगा। फाइनल मैच होता है ना, वर्ल्ड कप खेला गया, छोटे मैच हुए, कई मैच हुए, एंड में 2 टीमें फाइनल में पहुंची, फाइनल मैच, आखिरी मैच, तो फाइनल रिटर्न। हाँ, सेक्शन 20 ये चल रहा है ना, तो ये फाइनल रिटर्न, आखिरी रिटर्न, who will file the final return? A person who is desirous of to get unregistered. Who will file the final return? जिसकी ख्वाहिश है कि मुझे अनरजिस्टर्ड कर दिया जाए, who want to get deregistered under section 21. डीरजिस्ट्रेशन किस सेक्शन में आती है? 21 नहीं, वो है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आता है 21 में 21 में डीरजिस्ट्रेशन, है। सस्पेंशन और ब्लैक लिस्ट। वो 21 ये है 80 है। हाँ, तो आप जो बंदा, जो रजिस्टर्ड पर्सन वांट्स टू गेट deregistered, what he will say, what he will do, he will file the final return. तो फाइनल रिटर्न कौन फाइल करेगा? जिसकी ख्वाहिश है कि मैं डी रजिस्टर्ड हो जाऊं। तो डी रजिस्ट्रेशन को कौन सा सेक्शन डील करता है? जस्ट याद करने के लिए हम कह रहे हैं कि 21 याद करता है, 21 डील करता है। तो जो बंदा डी रजिस्टर्ड होना चाहता है वो फाइनल रिटर्न फाइल कर ले, जो नहीं होना चाहता वो ना करे। तो डेट वाज ऑल अबाउट फाइनल रिटर्न। इसमें और कानून के अंदर और कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। वो सिर्फ ये कह सकता है कि फाइनल रिटर्न कौन फाइल करेगा। फाइनल रिटर्न वो कह सकता है जी एक होलसेलर करेगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर करेगा, एक मैन्युफैक्चरर करेगा, या ऐसा बंदा जो डी रजिस्टर्ड होना चाहता है। कौन करेगा? जो डी रजिस्टर्ड होना चाहता है अंडर सेक्शन 21 वो फाइनल रिटर्न फाइल करेगा, ये बन सकता है। या वो कह सकता है कि फाइनल रिटर्न को सेक्शन कौन सा डील करता है, तो आप सेक्शन बता सकते हैं कि सेक्शन ये डील करता है। अच्छा, इसके बाद है सेक्शन 29। रिटर्न डीइंग टू बी फाइल। कि कब समझा जाएगा कि रिटर्न फाइल हो गई है? कब समझा जाएगा कि रिटर्न फाइल हो चुकी है? जी राव साहब है, राव साहब का अपना बिजनेस है, राव साहब खुद रिटर्न फाइल करेंगे तो समझा जाएगा रिटर्न फाइल हो गई। अगर ये खुद फाइल नहीं करते तो समझ जाएगा कि नहीं फाइल हुई। ऐसी बात है नहीं। बात ऐसे है कि अगर आप किसी को अपना ऑथोराइज्ड पर्सन डिक्लेयर कर देते हैं, लाइक वी आर ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ a good number of clients, they authorized us to file return on their behalf, they permitted us, so we are filing the return on their behalf. If I file, Mr. Zahid file return on the behalf of Mr. A as an authorized person of Mr. A, so it will be deemed that Mr. A has filed the return by himself. By himself. Mr. A ने खुद रिटर्न फाइल की है। Mr. A नहीं कह सकता कि मैंने फाइल नहीं की, ये मेरी रिटर्न नहीं है। नहीं, ये इसलिए क्योंकि because Mr. A appointed Mr. Zahid as his intermediary अंडर सेक्शन 52A 52A में ही अपॉइंटेड मी एज ई इंटरमीडियरी। और ये करता क्या है, ये एफबीआर और टैक्स पेयर के दरमियान खड़ा होता है और इसके डॉक्यूमेंट्स इधर से लेकर एफबीआर को पकड़ाता है कि एफबीआर ये लो, ये इसकी एक्सपर्टीज नहीं है मिस्टर रजिस्टर्ड पर्सन की, मिस्टर ए की। जाहिर दरमियान में खड़ा होता है, वो इनके डॉक्यूमेंट इकट्ठे करता है, इनकी रिटर्न फाइल करता है या और करस्पॉन्डेंस में मदद करता है। तो ये है कि जब ये जाहिर कर देगा ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर ए,
तो फिर समझा जाएगा कि मिस्टर ए ने ये सारा खुद किया है। दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 29। कुछ सेक्शन भाग के निकल जाने वाले हैं। सेक्शन देखे 1 से लेकर सर 76 है। औखे तगड़े पहले वाले ही सेक्शन थे। तगड़े सेक्शन जो थे, अभी आप देखो अभी इसमें 2-3 पॉइंट्स आ रहे हैं। दरम्यान में आएगा कोई 1-2 बड़ा भी आ जाएगा, लेकिन बड़े वाले बेसिकली वही थे जहां पे हर एक ही बड़ा था। एक खत्म होता था दूसरा बड़ा शुरू हो जाता था। जी एक मिनट मैं वेरीफाई करूं पॉइंट अगर कोई रहा है तो फिर। अब आगे जी सेक्शन 30 और ये बड़ा सेक्शन है। इसमें है जी वो ये कह सकता है कि अथॉरिटीज किस सेक्शन में सेल टैक्स में अपॉइंट होती है। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, मैं इधर लिख दूं 30 को, कि अथॉरिटीज जो है किस सेक्शन में सेल टैक्स में अपॉइंट होती है। Appointments of authorities. Inspector is Inspector Inland Revenue an authority in sale tax? Inspector Inland Revenue is an authority in sale tax. क्योंकि authorities के हेडिंग के अंदर एक है लिखा होगा उसका नाम, तो ये अथॉरिटी है। आपकी जाके लड़ाई शुरू होगी, आप एक्नॉलेज हो गया जी कि जो हमारे बैच के लड़के और हमारे सीनियर बैच के लड़के उन्होंने बनवा लिया है कि वी आर ऑफिसर्स, हम ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर को अफसर समझा जाए और अफसर बुलाया जाए, ठीक है। और अब जब लेटर इशू होते हैं पोस्टिंग वगैरह के या कोई और, तो उस पर लिखा जाता है ऑफिसर, हाँ रेफरेंस दिया जाता है कि ये ऑफिसर्स हैं, इनको ऑफिशियल से आउट करके ऑफिसर्स बुलाया। सर फटाक इनसे हो गया क्लरिकल स्टाफ ही नहीं मानता कि वो असल में जो पहले इंस्पेक्टर थे वो मैट्रिकुलेट थे, दे वर मैट्रिक। उन्होंने भर्ती हुए 9वें स्केल में, इंस्पेक्टर 9वें स्केल में था, 11वें में हुआ, 11वें के बाद उन्होंने फाइट किया तो आ गया 16वें में। तो जो 9वें में होते थे वो तो मैट्रिक और इंटर थे, तो जब ये आ गया 16वें में, तो 16वें में एफपीएससी ने कहा 16वां और इससे ऊपर जो भी भर्तियां होंगी वो तो पब्लिक सर्विस कमीशन, गजट ऑफ पाकिस्तान में नाम आएगा उनका, ठीक है। तो गजट ऑफ पाकिस्तान में नाम आना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि क्वालिफाइड बंदे चाहिए, तो क्वालिफाइड में आप और हम लोग चले गए, ठीक है। तो हम लोगों ने जाके शोर में जाए हमें तो आप गजट के थ्रू लेके आ रहे हैं, तो हम तो गजटेड अफसर हैं, हम तो अथॉरिटीज में भी हमारा नाम लिखा हुआ है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज में भी और सेल टैक्स अथॉरिटीज में भी, तो फिर हमें अफसर समझा और बुलाया जाए। तो लड़ाई शुरू हुई और अभी स्ट्रीमलाइन चीज़ें हो जाएंगी। इसी तरह एडिशनल कमिश्नर तक आई बिलीव के जरूर जो आपकी तरह मेरी एज के थे वो एडिशनल तक जाएंगे, जो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने बीकॉम ताज़ा किया है वो कमिश्नर भी बनेंगे। जस्ट लाइक पुलिस में क्या सिर्फ पीएसपी हैं जो सर ब्यूरोक्रेसी अभी नहीं, लेकिन अफसर वो क्या एसएसपी हैं या नहीं है ना, चाहे वो लहदा उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन है वो एसएसपी हैं, एसएसपी से ऊपर भी गए हैं, रेयर केसेस है लेकिन एसएसपी तो है ना यार, एसएसपी ठीक है। अगर आप एक पेपर दे के एमसीक्यू पास करके अगर आप एसएसपी बन जाए तो कुछ आप कमिश्नर बन जाए यार, एडिशनल कमिश्नर बन जाए, कोई छोटी चीज तो नहीं है। 12 पेपर तो नहीं पास किए, एक एमसीक्यू 6 महीने ही लगाए हैं ना, तो बस यही है, तो फिर वो बनता भी है। अच्छा जी, तो अथॉरिटीज की बात होती है तो किताब आपके सामने अगर आप खोल लें, बताता जाता हूँ मैं कि चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर अपील, फिर एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इसके बाद इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, IRAO, सुप्रीडेंट, ये सारी की सारी अथॉरिटीज़ हैं। जहाँ पे कंफ्यूजन आ सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिसको आप समझने में कहेंगे यार ये कौन सा हो गया। डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये सुनने में नहीं मिलता पूरे FPR में,
तो एक जिले में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर IR, तो ये भी अथॉरिटी है जी। वो आपको कह दें कि इनमें से रेटिफाई करें, जो कि 5 ऑप्शन दे दें कि जो इनमें से अथॉरिटी नहीं है सेक्शन 13 में, और ये भी लिख दे। तो आपको यार ये तो नजर ही नहीं आ रहा था, ये कौन सी अथॉरिटी है, इसको मैं कह देता हूँ ये नहीं है भाई, ये भी है। चीफ कमिश्नर को तो आपने कहना हाँ है, कमिश्नर आपने कहना है, कमिश्नर इंटर रेवेन्यू अपील है, AC है, DC है, एडिशनल है, इंस्पेक्टर है, सुपरिटेंडेंट है, IRAO है, इंडियन रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर, IRO है, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर। मैं लिख देता हूँ यार, क्योंकि देखिए हाँ, तो ये वैसे सारे चीज में लिखे हुए हैं। CCIR, CIR, ADCIR, CIR अपील्स, ठीक है, DCIR डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इंडियन रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर, IRO इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर, IIR सुपरिटेंडेंट, ठीक है, ये सारे हैं। अब जो मुख्तलिफ किस्म की बलाएं हैं जो नहीं है, उनमें एक ये है, ये भी है, तो ये नजर नहीं आता, ये कभी देखा नहीं है, तो इस तरह के साथ को कंफ्यूज कर देगा। और कौन सा हो सकता है, हाँ, डायरेक्टरेट बनी होती है मुख्तलिफ किस्म की। तो जो AC होता है, AC होता है, उसको AC नहीं कहा जाता डायरेक्टरेट के अंदर, उसे AD कहा जाता है, असिस्टेंट डायरेक्टर। जो डायरेक्टरेट अभी आगे आने वाली है, हम इसके आगे पढ़ेंगे, मुख्तलिफ डायरेक्टरेट्स हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर को AD बना दिया जाता है, डिप्टी को DD बना दिया जाता है, और इस तरह ऊपर चलते जाते हैं, DG तक चला जाता है कि ये डायरेक्टरेट से वहाँ पे ये नहीं होंगे बल्कि ये होंगे। तो आपके को पता होना चाहिए कि ये भी अथॉरिटीज हैं, कि ये जब वो कहेगा असिस्टेंट डायरेक्टर ये वाला, तो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर तो होता ही नहीं होता है यार इनकम टैक्स में। जब डायरेक्टरेट बनेगी, हम आगे बनाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे AC नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर होगा। अब बात होने लगी है सही बात, बोर्ड किसे किसे जो है वो, अब ये जो अथॉरिटीज हैं किसी ना किसी को सबॉर्डिनेट तो होंगी, किसी ना किसी को रिपोर्ट तो कर रही होंगी। एक अदारा होता है, जूनियर सीनियर को रिपोर्ट करता है या नहीं करता, करता है। अब मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन कौन से हैं जो बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं। लो जी, वो 4-5 लिख देगा, कहेगा इनमें से 2 जो है ना, या 1 जो है वो बोर्ड को रिपोर्ट करता है। वो कौन सा है, कौन सा, हाँ, एक जी ये बता रहे हैं जी हमें कि एक चीफ कमिश्नर है, और कमिश्नर नहीं, कमिश्नर अपील्स, ये 2 हैं जो सबॉर्डिनेट होते हैं टू, दीज आर सबॉर्डिनेट्स टू बोर्ड। ये बोर्ड को जवाबदेह हैं, ये बोर्ड से बात करते हैं, ये इधर बातें नहीं करते। ये चीफ कमिश्नर, जो कमिश्नर रेवेन्यू अपील्स है, ये CIR को जाके रिपोर्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि ये डायरेक्ट जो है वो बात कर रहा होता है इस्लामाबाद में बोर्ड के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर बाकी ये हायरार्की यही है कि ये इसे कर रहा होता है, ये क्या कर रहा होता है, इसे कर रहा होता है, ये वाला रिपोर्ट करता है, सबॉर्डिनेट होता है इसका, ये किसका होता है, इसका, ये दोनों किसके हो गए, इसके। बाकी ये सारे एडिशनल को कर रहे होते हैं, एडिशनल कमिश्नर को कर रहा होता है, कमिश्नर चीफ कमिश्नर को कर रहा होता है, और चीफ कमिश्नर किसको कर रहा होता है, बोर्ड को। लेकिन ये साहब जो है, ये है तो कमिश्नर है अपील्स के, तो ये डायरेक्ट जा रहे होते हैं, बाईपास कर रहे होते हैं, क्योंकि ये कहते हैं ये इंडिपेंडेंट बनाया। ये क्वेश्चन हो सकता है जो इसमें से, ये वही है ना चीफ कमिश्नर जो अपैरेट ट्राइब्यूनल लगाता है, इंडिपेंडेंट जो है ये कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर लैंड ट्राइब्यूनल अपील्स वाला, अपैरेट ट्राइब्यूनल वाला। अब बात बढ़ती है जी कि हाँ, दोनों डिफरेंट है, कमिश्नर अपील डिफरेंट चीज है, कमिश्नर लैंड ट्राइब्यूनल डिफरेंट, वो तो सबको पता है। इसमें क्या, जैसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे पता चल गया, मैं आज आप मुझे मिल के जरूर जाना है, आज मिलने का दिन है ना, आज मीटिंग है, ये आज ब्रेक में नहीं मिलने आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ।
और वो बुक कल लेके आनी है आपने, क्योंकि उसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने करनी है। बाकी आप लोगों को मैं आज इंशाल्लाह कोई अराउंड 600 क्वेश्चंस हैं MCQs के अलहदा से, वो भी आज भेज दूंगा कि 1000 के करीब भेज देंगे हम आपको MCQs, और 4 बुक्स ऑलरेडी आपके पास हैं, तो 1000 के करीब MCQs आपको मिल जाएंगे। इसमें मुख्तलिफ बुक्स के हमने वो बनाए, और इन्हीं 1000 की बेस पे हम आपके 5 पेपर बनाएंगे, 5 प्रैक्टिकल पेपर बनेंगे, वो 5 हम इसी की बेस पे बनाएंगे, जो हो गए बड़े टेस्ट होंगे। ठीक है, ले जी। अब आगे हैं, देखो ये अब इसमें मैं बोलता जाता हूँ, ये सिर्फ रट्टा लगाने वाली हैं कि डायरेक्टरेट कौन कौन सी है और उसको कौन सा सेक्शन डील करता है। पहला स्टार्ट होता है 30A से, ए अल्फाबेट, ये 30A है 30A, ये किसकी डायरेक्टरेट है जी? ये सर इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस इसको आप जब जाओगे आप कहोगे I फॉर इंटेलिजेंस, I फॉर इन्वेस्टिगेशन। इसकी जो डायरेक्टरेट है उसे कहा जाता है डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। आपने बस याद रखना है कि स्टार्ट जो डायरेक्टरेट होती है वो इंटेलिजेंस से होती है, तो आपको पहले का पता चल जाएगा कि पहला ये 30A ये हो गया। याद रखने के कुछ असूल होते हैं। असूल ये होता है कि आप पहली वाली याद कर लें कि पहली में 10 चीज़ें याद करनी है, 1 2 3, पहले 3 ये हैं, एंड वाले 3 ये हैं, सबसे एंड वाला की डायरेक्टरेट ये है, सबसे पहली डायरेक्टरेट शुरू होती है, ये डायरेक्टरेट शुरू हो रही है इंटेलिजेंस से। डायरेक्टरेट का खात्मा किस पे हो रहा है, आखिरी को याद करें। ये लॉजिक्स बना के याद रहेगा, वैसे तो याद नहीं रहेगा, लॉजिक्स में बनाने की डेवलप कर रहा हूँ। पहली डायरेक्टरेट 30A से है, आखिरी डायरेक्टरेट 30 किससे है? आखिरी डायरेक्टरेट 30 वो इनपुट और आउटपुट, IOCO, इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या वो लास्ट है? मेरा नहीं ख्याल वो लास्ट है। उससे नीचे डायरेक्टर के पावर ऑफ पोजीशन हाँ, तो जो एंड वाली है 3DDD है, तो इस तरह आपने याद करना है, DDD इज IOCO। ठीक है, तो याद करने के आपने तरीके ढूंढने खुद ही, हमने भी ढूंढे थे, आप भी ढूंढेंगे। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ये क्या करती है क्या नहीं करती, ये हमारा काम नहीं है, सिलेबस के मुताबिक हमारा काम नहीं है। उसमें सिर्फ 30A में लिखा है कि जो भी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी वो ये करेगी, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करेगी। कौन करवाएगा? हर डायरेक्टरेट का एक DG होगा। कौन होगा जी? एक DG, और DG के अंदर जितने एडिशनल चाहिए डायरेक्टर, जितने डायरेक्टर चाहिए, जितने एडिशनल चाहिए, जितने डिप्टी चाहिए, जितने असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, और जितने अदर ऑफिसर चाहिए वो अपॉइंट किए जाएंगे। और इनको अपॉइंट करने वाला जो है वो कौन होगा? वो कौन होगा? ये याद रखना है कि जितनी भी डायरेक्टरेट्स हैं उनमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? ये पॉइंट याद रखने वाला है कि जितनी भी डायरेक्टरेट्स हैं, ये पॉइंट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? दैट इज आवर बोर्ड, और दैट इज बोर्ड इम्तिहानी मरकज। नहीं जी, अब क्या करें? अब इस तरह करते हैं कि एक एक के पास देखते जाते हैं, हर एक के अंदर ही DG है, डायरेक्टर्स हैं, और फिर एडिशनल है, और फिर डिप्टी, और फिर AD और अदर ऑफिसर, हर एक के साथ ऐसे ही है। और अपॉइंटिंग अथॉरिटी सब के अंदर बोर्ड ही है, 4 लाइन में उसने हर एक के साथ यही लिखा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो I&I के बाद इंटरनल ऑडिट है, साफ जाहिर है ऑडिट क्या होता है, वेरिफिकेशन होती है। इंटरनल ऑडिट है, अपने ही इदारे की ऑडिट करने के लिए जो लोग हैं वो इंटरनल ऑडिट होते हैं। कोई भी कंपनी होती है उन्होंने अपना एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाया होता है, ताकि जो हमने पॉलिसीज बनाई, जो हमने प्रोसीजर्स बनाए, उन पे अमल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा,
वो कौन बताता है? इंटरनल ऑडिट वाले। वो खुद देखते हैं और बताते हैं कि हाँ अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, वो बताते हैं। तो फिर जो 30B है वो इंटरनल ऑडिट होगी। डायरेक्ट अलग करेगी, ये आ रही है 30C, डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। DGTR। तो यहाँ से जब सर्टिफिकेट मिलता है, जब आप इंस्पेक्टर बन के जाएंगे तो बड़ा प्यारा लगता है जी कि इंस्पेक्टर बनने के बाद ये है वो सर्टिफिकेट जो मिल रहा है। कितने माह का होता है? 1 महीने का, 4 हफ्ते का कोर्स होता है। जो इंस्पेक्टर बन जाते हैं वो जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च है, वहाँ पे उनकी 1 महीने की अटैचमेंट होगी। वो वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे 1 महीना जो है वो अच्छी किस्म का लंच भी उनका हुआ करेगा दोपहर का, और टी ब्रेक भी बड़ी ज़बरदस्त लेते हैं वो। याद है आपको? हाँ, पुरानी बातें तो नहीं है, ताज़ा ताज़ा बातें। तो वहाँ पे तमाम फिर रीजन टैक्स ऑफिस से इंस्पेक्टर्स आते हैं, वहाँ पे दोस्तियाँ भी होती हैं और फिर वो आगे चलती हैं। और ये वहाँ पे सारा जो हो रहा होता है, ये कहाँ पे कंडक्ट करते हैं? ये है आपको तो पता होगा यार, ये मून मार्केट नहीं है, मून मार्केट के अंदर ही है तकरीबन। मून मार्केट से वो समनाबाद की तरफ रोड जा रहा है ना, उसके ऊपर है ये FPR का ट्रेनिंग सेंटर। लाहौर की बात कर रहा हूँ। तो ये जितने भी साथ में रीजन है वो सारे लाहौर में आते हैं। तो यहाँ पे आगे फैसलाबाद हो गया, सरगोदा हो गया, साहिवाल हो गया, बेगम मुल्तान, बहावलपुर, वो सारे यहाँ पे आ रहे होते नहीं। कुछ को इस्लामाबाद भेज दिया जाता है, कुछ को कराची में करवा ली जाती है, सब सब ट्रेनिंग सेंटर्स में। तो कराची वालों को वहीं पे रख लिया जाता है, बाकी इस्लामाबाद और फिर ये जो है वो लाहौर में, इधर की करीबी जितने भी हैं। तो बड़ा मजे का सेशन होता है 1 महीने का और बड़ा अच्छा होता है। आप लोग मुझे दिन याद करवा देते हो वो वाले। सुनहरे दिन। हाँ सुनहरे दिन। हाँ, नहीं बड़ी पिक्चर वही नहीं सर, हाँ? पिक्चर जो आपने लगाई पिक्चर्स बड़ी हैं, बिग प्रोफाइल पे जो लगाई है आपने। हाँ नहीं, वो उसके अलावा बड़ी पिक्चर्स हैं जो आज मैं अपलोड कर दूंगा। जो हमारी डिप्टी कमिश्नर्स हैं, बड़ी बड़ी अच्छी और अच्छी हैं। तो वो हमने कुछ, हमारा एक ऐसा कोर्स हुआ था जो कि डिप्टी कमिश्नर और बाकी सब ने भी हमारे साथ ट्रेनिंग की थी, इंटरनेशनल टैक्सेशन का। उसमें डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और इवन के शायद एक आध एडिशनल भी हो, और इंस्पेक्टर्स, इस सब का एक ही बैच चला था। फॉरेन से ट्रेनर आया था UK से, जो हमने किया था। तो उसमें फिर बैच, वो हमारे बैचमेट ही थे उस वक्त तो। एसी बेसी। हाँ, तो अगर आप लोग कहते हैं तो आज मैं लगा दूंगा दीवार साहब की दोस्ती। हाँ हाँ, दोस्ती वो यार, ये दोस्ती FPR की दोस्ती तो है ना, पक्की दोस्ती नहीं है वैसे, बताओ। FPR की दोस्ती जो है ना, यहाँ पे हम लोग, आप जब इंस्पेक्टर बनेंगे ना तो पुराना रिटायर्ड चीफ कमिश्नर भी आपके पास एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन के आएगा। तो आप उसे चीफ कमिश्नर की तरह डील नहीं कर रहे होते, आप उसे एक वकील की तरह ले रहे होते हो। वो खड़ा होता है, आप कुर्सी पे बैठे होते हो, वो बात कर रहा होता है, आप कहते थोड़ी देर बाद आइएगा। उस वक्त अथॉरिटी आपके हाथ में। वो रिटायर होके कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू थे, वो रिटायर होके चले गए। अब वो एक टैक्स पेयर का टैक्स बचाने के लिए आए हुए हैं और आप टैक्स लगाने के लिए बैठे हुए हैं। तो डिस्कशन फिर वैसे ही होनी है। आप ये तो हो सकता है, आप अगर अच्छे इंसान हैं और करना भी चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपने दायरे के बंदे को, ओन करना चाहिए। आप उसे, आपके हाथ में क्या है, आप उसे बिठाएं, उसकी बात आराम से सुने और उसके साथ मैं लाफुली कर दूंगा इसको, ठीक है। और अगर हो सके तो एक कप चाय का भी पिला दे, कुछ नहीं फर्क पड़ता, 35-40 रुपये से 50 रुपये से, ठीक है। लेकिन ये आपने बताया कि फ्रॉम वेयर आई बिलोंग टू, मेरा तल्लुक कहाँ से है और मेरी मेंटेलिटी क्या है। काम लाफुली करें, जो बनता है वो करें, अपनी ड्यूटी पूरी करें। लेकिन वो उस अदारे का चीफ कमिश्नर रहा है, कमिश्नर रहा है, या पुरानी उसकी एफिलिएशन है अदारे से, तो उसको रिस्पेक्ट दें। ये तो वो आएंगे तो आप उस वक्त आपके पास हाथ में अथॉरिटी होगी, तो
तो आप अपना काम करेंगे। लेकिन वो होते हैं जो इंटेलिजेंट वाले लोग मेरी तरह के, वो खड़ा ही रखते हैं कहते ही नहीं है कि सर बैठ गए। पुराने इंस्पेक्टर इस नहीं करते। हाँ, वो बात ही नहीं सुनते हैं नहीं। अच्छा, तो ये अथॉरिटियाँ हम ट्रेनिंग पे पहुंचे थे, ट्रेनिंग कर ली, ट्रेनिंग होगी थी आप लोगों की, अब वापस आ जाओ अभी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, आप वापस आ जाए जहाँ पे चले गए थे। आप लोग मेंटली वहाँ पे पहुँच गए आप जो ट्रेनिंग के रूम में वहाँ बैठ गए हैं जाके, तो ऐसे नहीं बैठा जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत और मैं हमेशा कहता हूँ कि दुआएं। देखो, एक बंदा होता है, मैं कल ही जहाँ गया हुआ था तो मेरे बुजुर्ग बता रहे थे मुझे, तो यार मैंने कहा जी शुक्र है मेहनत, ऐसी तो बात है कि अल्लाह ताला शुक्र है, अल्लाह ताला मेहनत का जो है ना वो रिजल्ट दे रहे हैं। कहते हैं यार मेहनत ठीक है, लेकिन रिजल्ट सारे का सारा, मेहनत आप कुछ भी करो, रिजल्ट अल्लाह की जात के पास है। उसने मिसाल दी, कहते यार वो अपने बड़े भाई हैं, उन्होंने 3 दफा एक ही चीज को काश्त किया एक जगह पे, तो काश्त करने के लिए उन्होंने मेहनत नहीं की है जी, तीनों दफा नहीं हुई। ये चारा उसने लगाया है 3 दफा, मेहनती भी बंदा बड़ा है, सारा कुछ करता है। कि पहले चावल लगाए 1 एकड़ जमीन के अंदर, इतनी बारिश हुई कि वो डूब गया। मेहनत उसने बड़ी की हुई थी। एक मैं पॉइंट दे रहा हूँ आपको आज की इस एक थॉट के लिए, कि हम लोग जो बहुत मेहनत कर रहे हैं उनकी भी लिए सोचने की बात है। कि एक थॉट है कि नहीं चल रहा ना, अच्छा, तो चारा लगाया, पहले उसने चावल लगाए, वो डूब गया। चलो कुछ अर्से के बाद खुश्क हुआ, उसने दोबारा पानी खुश्क हुआ, उसने दोबारा से जनाब वही उसी को खोदा और के जनाब उसने उसी के अंदर फिर ना चारा लगा दिए जानवरों के लिए, भैंसों के लिए। दोबारा से उसने हल लगाया, सारा काम शाम किया, हर चीज की मेहनत की, फिर नहीं हुआ। रिजल्ट अल्लाह ताला की जात के पास है, नहीं मिला, तीसरी दफा भी नहीं हुआ। तो भाईजान मेहनत ठीक है, लेकिन रिजल्ट सारे का सारा उस जात के पास है। ठीक है, तो आप मेहनत करके अकड़े नहीं, बल्कि मेहनत करके और हम्बल हों, नमाजें पढ़ें, दुआएं करें और उससे मांगे कि अल्लाह मुझे और मेहनत की तौफीक दे और मेरी मेहनत को कई गुना जो है ना रिजल्ट के अंदर बदल दे। तो माली का काम है पानी लाना, माली का एग्जैक्टली वो जो कह गए हैं ना, वो ये निचोड़ है और ये प्रूफ्ड है कि प्रूफ्ड है। इसमें देखो अब की एग्जांपल है कल परसों की, कि 3 दफा वो बंदा इसी 3-4 महीनों में काम कर चुका है, 1 दफा भी नहीं हुआ, जमीन से निकला ही नहीं बाहर कुछ भी। और उसके साथ वाली पे सबका सब कुछ हो रहा है। तो ये है कि आप लोग मेहनत करें और अल्लाह से दुआ करें, वालिदैन से दुआएं करवाएं। वेरी मोटिवेशन सर। हाँ, कमेंट है, वेरी मोटिवेशन सर। हाँ जी, मोटिवेशन ये रियलिटी है यार। ये तो मैं ये प्रैक्टिकली कल बात हो रही, कल जब मैं गया हूँ वहाँ पे तो उधर ये डिस्कशन हुई, तो वहाँ बात हो रही थी। और ये लेसन फॉर लाइफ है, कभी भी अपनी मेहनत पे नहीं खड़ी, ना मैं ना आप। कभी अगर अस्तगफिरुल्लाह निकल जाए मुंह से तो फौरन अल्लाह से जो कर लेंगे, या अल्लाह अनइंटेंशनली था, गैर इरादी तौर पर था, मैं अकड़ के नहीं कहा मैंने, क्योंकि शैतान को किस बात पे निकाला गया था। ये सारा सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ? अकड़ से शुरू हुआ ना। उसने कहा मैं सबसे बेहतरीन हूँ, कुछ इसी तरह का था ना कि मुझसे आला कोई नहीं है। तो वहां से काम बिगड़ता गया। फिर अल्लाह ताला को तो ये बड़ा सख्त नापसंद है, तो पकड़ में आ गया फिर वो। तो ये चीज़ है। चले, तो हम लोगों ने आजिज़ रहना है, मेहनत करनी है और रिजल्ट की दुआ हमेशा अल्लाह से ही मांगते रहना कि या अल्लाह पाक मैं थोड़ी सी कर पा रहा हूँ, तेरी फजल से कर पा रहा हूँ, तो इसको कई गुना अच्छे रिजल्ट में तब्दील कर दे और मुझे कामयाब लोगों की साथ में खड़ा कर दे। जहाँ पे कामयाब खड़े हों उस लाइन में मुझे भी लगा दे। चलो, अच्छा, 30D जो है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ वैल्यूएशन, मैं हल्का सा बता देता हूँ, उनसे ट्रेनिंग का बता दिया। ट्रेनिंग पे आप ट्रेनिंग करके आगे वापस इंटरनल ऑडिट हो गया, अब आगे जी वैल्यूएशन वाला। तो वैल्यूएशन में वो बेसिकली ये जो वैल्यूएट क्या करते हैं, सही वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं। वो वैल्यू किसी की भी मालूम करनी हो तो किन के पास केस जाएगा?
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ वैल्यूएशन। बेसिकली ये काम शुरू हुआ था प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कुछ लोग प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत डाउन करके लगा देते थे, तो डाउन करके लगा ली और टैक्स कम दे दिए और अपने काले पैसे को वाइट कर लिया कि लाइक 7 करोड़ वाला प्लाट था, दिया 7 करोड़ ही लिखवा लिया, 50 लाख। आपने परचेज कितने का किया जी? 50 लाख का, हालांकि वो था 7 करोड़ का। आपने 6 करोड़ 50 लाख रुपया जो है अपना रोक लिया। अभी प्रॉपर्टी का क्या है कि 4 साल बाद बेचो, जो मुनाफा आएगा सारा का सारा एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, वही वो बेच देते हैं बाद में 15 करोड़ का। 4 साल बाद बेचा कि लिया आपने, लो इसको करके इस तरह देख लेते हैं, ये एक वैसे कि 50 करोड़ हम करते हैं 7 करोड़, ठीक है। एक्चुअल आपने ये दिया जेब से, लिखवाने की बारी है तो आपने कहा 50 लाख का मैंने लिया, इसका मतलब है 6 करोड़ 50 लाख आपका जो काला था वो आपने रोक लिया। यहाँ पे काला क्या होता है? वो बेसिकली अनटैक्स मनी होती है, ठीक है, वो आपने रोक लिया, पार कर लिया इसके अंदर। अब ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप 4 साल के बाद सेल आउट करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं है। उसकी औकात जो थी, जो 7 लाख का लिया है, 5 साल में तो उसने डबल होना ही होना है, वो 14 करोड़ का हो गया। आपने कहा मैं बेच रहा हूँ 14 करोड़ का, ठीक, लिया था मैंने 50 का, 13 करोड़ 50 लाख वाइड इनकम, अगेन नो टैक्स। ये वाइड हो गई 13 करोड़ 50 लाख। वो कहेगा जी आपने प्रूफ है, देखो मैं 14 करोड़ का बेच रहा हूँ, 14 का प्रूफ है मेरे पास, 50 का लिया था, ये मेरे पास प्रूफ है। 14 करोड़ 50 लाख माइनस किया, 13 करोड़ 50 लाख, टैक्स भी नहीं लगा, वो वाइड करके वो क्या हुई बात। तो इसको, इन चीजों को कम करने के लिए वैल्यूएशन जो करते हैं ना, वो ऐसे करते हैं गेन टैक्स से बचने के लिए। बहुत कुछ हो रहा है जी, आप आएंगे ना आपको पता जाएगा कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में। अच्छा, तो ये वैल्यूएशन वाला बनाया, उसने कहा यार अगर कोई इस तरह का डिक्लेयर करेगा जिसका हमें पता चल रहा है कि 7 करोड़ है, प्रॉपर्टी उसे खरीद लो, उसे कहो आपने 50 का लिया है ना, ये लो 1 करोड़ तुम्हें देते हैं, ट्रेड बनाएगी 1 करोड़ देते हैं, साइड पे हो जाओ, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जबरदस्ती करेगी नहीं, ये कानून के अंदर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जाके आप देखो, वहाँ पे अलाउ किया गया कि आप जबरदस्ती कर सकते हैं। वो बंदा कह रहे मैंने 50 का लिया है, उसको क्या चाहिए कि उसको 1 करोड़ दे दिया जाए। आज आप कह रहे मैंने 50 का लिया, आपको सुबह कह ठीक है यार, ओके गुड, आपने 50 का लिया जी, 50 का, ये पकड़ो 1 करोड़ साइड पे हो तो ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको जितने का मर्जी बेच ले। तो फिर आपके साथ जुल्म तो नहीं है, क्योंकि आप खुद कह रहे हो मेरी 50 की है और आपको गवर्नमेंट डबल करके दे रही है, फिर तो नहीं जुल्म ना। अगर आपका है 7 करोड़, आपके मेरे 7 करोड़ का है, गवर्नमेंट आपको फिर 1 करोड़ दे रही है, फिर तो मसला है। जब आप कह रहे 50 का है, गवर्नमेंट आपको 1 करोड़ दे रही है, तो फिर क्या मसला है। इसलिए ये बनाया गया लोगों के दिल में डर डालने के लिए कि इसको 50 ना करो, कम से कम 3-4 करोड़ करो, ठीक है। तो ये वो चीज है वैल्यूएशन वाले। अगली आगे जी पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट के सारा कुछ हो गया, क्लियर हो गई चीज़ें। उसके बाद ऑडिट के लिए एक डायरेक्टरेट है, डबल डी और ट्रिपल डी है जी, इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेल टैक्स से रिलेटेड मैटर्स को डील करने के लिए है और एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें ये होता है कि इसका जो मेन रोल था ना, वो ये था ड्यूटी पे बैक, ड्यूटी पे बैक, हाँ ट्रिपल डी। आईओसीओ को पहले तो आपको इन्हें याद करना है कि है क्या, इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। ये वो पूछ सकते हैं, क्रेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, क्रेस्ट इज एब्रीविएशन ऑफ आईओसीओ, एब्रीविएशन ऑफ व्हाट, तो आप बताओगे इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। करता क्या है, ड्यूटी पे बैक। होता क्या है, होता ये है कि जब आप चीजें इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो इंपोर्ट के ऊपर आपको ड्यूटीज और टैक्सेस लगते हैं, लगते हैं। आपने इंपोर्ट किया गुड्स, रॉ मटेरियल, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके आपने एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट किया,
एक्सपोर्ट करके आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, आउटपुट तो मिलना नहीं है, सेल टैक्स कहाँ जाएगा? इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन में हमने ड्यूटी पे बैक मैकेनिज्म बनाया कि आपका जो ड्यूटीज पे हुई हैं वो हम आपको क्या करेंगे, वापस दे देंगे। वो इस डायरेक्टरेट के थ्रू आईओ सीओ ये कर रहा होगा और इनपुट की कैलकुलेशन वगैरह ये कर रहा होगा। इससे रिलेटेड आप लोग सर्च कर लीजिएगा नेट पे आईओ सीओ को, तो आपको फर्दर डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, फिर पावर एंड फंक्शन, जो पावर दे दी गई है 30E पावर एंड फंक्शन ऑफ डायरेक्टरेट। हाँ, 30 छोड़ दिए, क्लियरेंस ऑडिट, पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट यही है ना, पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट, क्लियरेंस हो गई उसके बाद वाला ऑडिट जो है पोस्ट क्लियरेंस है, जिस तरह इंटरनल ऑडिट का बता दिया था, ये भी एक पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट, ठीक है, उसके लिए है। सिंपली एक इवेंट हुआ, ऑडिट भी हो गया, क्लियर भी हो गया, उसके बाद भी ऑडिट किया जाता है ताकि फिर भी आप कोई नए पैरामीटर्स ऐड करवाना चाह रहे हैं कि ये कमियां रह गई हैं उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। इंटरनल ऑडिट में क्या हो रहा था, इस्टेब्लिश्ड है उन पे अमल हुआ या नहीं हुआ। इंटरनल ऑडिट वाले बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, जो हम लोग ऑर्डर गलत पास कर देते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये गलत पास किए हुए, आप लोगों ने कोई कमिटमेंट किसी के साथ गलत की हुई है, उसको वो हाईलाइट करते हैं। अच्छा, पावर एंड फंक्शन ऑफ डायरेक्टरेट, जो भी बोर्ड कह देगा और जिसको जो साइन कर देगा और अपने ऑफिशियल गजट में लिख देगा, वो सारी की सारी जो है वो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी हर डायरेक्टरेट को। अब यहाँ पे ना आगे सेक्शन 31 है, पावर्स, ताकतें। इसको आप लोग इसमें पढ़ने वाला सिर्फ यही था जो मैंने बता दिया, पॉइंटिंग अथॉरिटी क्या है, कौन कौन से अफसर होते हैं और हल्का फुल्का किस किस को डायरेक्टरेट डील कर रही है, किस सेक्शन में किस सेक्शन में। मैं एक मिनट बैठ जाऊँ यार, बैठ के पढ़ा लूँ थोड़ा कीजिए। चेयर को ऐसे करके सर, नहीं, मैं थोड़ा सा ऐसे तो लिखने के लिए हाँ ये कर दे, थोड़ा सा क्या मेरी कोशिश है कि जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ एटलीस्ट वो चला दूँगा कि कल हमारा जो मिस हुआ है उसको काफ़ी हद तक हम कवर करें। हाँ, बड़ा हाईलाइट है सर ये। चलो कोई नहीं, राव साहब आज जो हो सकता है वो करते हैं ना। अगर जरूरत पड़ी ब्रेक की, चाय तो मिलती नहीं है, आप लोग एक ढोल ही नहीं लाए, तो वो एक मैं बात सुनाता हूँ ना कि एक टीचर था, तो क्लास हो रही थी, क्लास में जो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे थे वो कहते सर तुम हर वक्त दित्तू दी एग्जांपल देते हो। यार सॉरी फॉर कराची हाइट्स, if you are not able to understand my Punjabi, so I apologize for that and my Pakhtun brothers. मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। उन्होंने कहा एक थोड़ा सा ना पढ़ते जा रहे हैं कि 2-4 मिनट वैसे भी बात कर लें, तो टीचर को कहा गया कि जो दूसरे स्टूडेंट से क्लास के, उन्होंने कहा सर वी आर वेरी इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, बट स्टिल whenever you need to exemplify a person, you take the example of Dittu. आप दित्तू का नाम लेते हो, why, what is the reason, क्यों दित्तू आ गया? although we are very hard worker, कि हम बड़े मेहनती हैं, हम रिजल्ट भी देते हैं सारा, तो उन्होंने कहा जी कि बात ये है कि जाओ एक भैंस लेके आओ, या उन्होंने कोई और जानवर कहा कि वो लेके आओ, तो उन्होंने हार्ड वर्कर को कहा कि इसको ना उठा के ना छत पे खड़ा कर दो। वो कहता सर हाउ इज इट पॉसिबल कि एक भैंस को मैं उठाऊंगा छत पे ले जाऊं? सर नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने दूसरे को बुलाया जो कंप्लेंट लेके आया था, उन्होंने दित्तू को बुलाओ, उन्होंने कहा प्लीज गो एंड फेच द दित्तू।
जितू को बुला के लाए, जितू गेम, मैंने कहा जितू करना ये है कि ये भैंस है इसको ना छत पे चढ़ा दो। जितू ने जनाब उसको चढ़ी पकड़ा हुआ आगे से, उन्हें कोशिश करना शुरू कर दी छत पे ले जाने के लिए। कभी वो जनाब ये गंदा लगा रहा है उसके साइड पे, कभी वो आगे उसका मुंह पकड़ के उधर खींच रहा है। भैंस ने किधर जाना था, तो जितू ने कोशिश की। उन्होंने कहा दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड जितू, जितू डू द ट्राई। जितू को मैं जो कहता हूँ जितू उस पर कोशिश करता है, दैट्स व्हाई आई लव जितू। यही वजह है कि मैं इसे जो है वो इसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ और इसको कोट करता हूँ, क्योंकि वो उसको ट्राई करता है जो मैं कहता हूँ। तुम लोग अपनी मर्जी करते हो, ठीक है। हालांकि मुझे क्या नहीं पता था कि एक भैंस को एक क्लास 10 या 11 का बच्चा कैसे उठा के छत पे ले जाएगा। आई वॉज अवेयर ऑफ दैट, बट तुम में से किसी ने कोशिश ही नहीं की, भैंस के करीब ही नहीं गया कोई, तुमने रास्ता तलाश करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जितू ने कोशिशें की है, दैट्स व्हाई आई कोड जितू इन एवरी क्लास, ठीक है जी। तो जो टीचर कहते हैं उसको करने की कोशिश भी करें। और हमारा जो चल रहा है, मैं हमेशा से आपको कहता आ रहा हूँ कि टाइटल कोई ना छोड़ना, शेड्यूल कोई ना छोड़ना, चैप्टर का नाम कोई ना छोड़ना, ठीक है। मोबाइल को पकड़ना छोड़ दो, मोबाइल से अपनी जान छुड़वा लो। एटलीस्ट जब तक पेपर नहीं हो जाता, मोबाइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझो कि who is the biggest enemy of you, you should say that my mobile। मोबाइल से रिश्ता उतना रखो जितना जरूरी है। अपना रिश्ता अपनी बुक के साथ बना लो, अपनी बुक के साथ बना लो उतनी देर के लिए जब तक पेपर हो नहीं जाता। एटलीस्ट बुक कौन सी बुक जो 2 रिकमेंड की गई हैं, एमसीक्यूज कौन से, हाँ आपके बिल्कुल राव साहब है। आपको हम राव साहब की पिक्चर भी दिखाते हैं। तो अच्छा, तो अब चलिए जी, ये भी थोड़ी है क्लास में है। तो अच्छा, तो मैं शेड्यूलों के पे आया हुआ था। तो आपने ये नहीं छोड़ना ये, और फिर आप एमसीक्यूज जो आपको दिए जा रहे हैं, एमसीक्यूज को भी देखो, बुक्स दी हैं जो शॉर्ट में, इनमें से सारी निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज वाले प्रिंट निकाल लो। बुक आपके पास आ गई जी, उसमें से जो एमसीक्यू का पोर्शन है वो निकाल लो। आज या कुछ दिनों में हम आपको एमसीक्यूज ये बने बनाए कुछ और दे देंगे 1000 के करीब। 1000 बहुत बड़े एमसीक्यूज हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में होगा, मैं शॉर्ट में दे दूंगा, आप प्रिंट निकाल देना, और प्रिंट निकाल के सबको दे देना, शॉर्ट में सबको। ये आप तो नहीं करते, लेकिन ये हम दे देंगे आपको, ठीक है। अगर कलेक्शन हो चुकी है, शॉर्ट में ही है, एडिटेबल है, उनको लाल पीला भी किया हुआ है आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है। तो ये है कि इन चीज़ों में जब आप गो थ्रू कर जाओगे ना, तो इंशाल्लाह। और बात ये है कि सोने से पहले 2 घंटे पहले मोबाइल साइड पे रख दिया करो। सोने से 2 घंटे पहले जरूर मोबाइल को साइड पे रख दिया करो। मोबाइल सोते वक्त आपके बिस्तर में आपके साथ नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी गंदगी है, क्योंकि जब आपके साथ होगा तो ये आपका 1.5-2 घंटा बर्बाद करेगा। सोने से पहले जब बंदा एक दफ़ा फिंगर लगाता है ना, तो फिर वो लगती जाती है, पता नहीं चलता कि यार 2:30 हो गए, उफ 2:30 हो गए। फिर आप जब इतना लेट सो जाओगे तो सुबह उठ के आपने क्या पढ़ना है, आप सारा दिन सुस्ती रहोगे। आप कुछ भी हो जाए, आप चाहे दिन 12 बजे भी उठे, लेकिन आप मेंटली नहीं ठीक हो। मेंटली ठीक होने के लिए ज़रूरी है कि टाइम पे सो जाएं, सुबह टाइम पे जल्दी उठ जाएं, और सोने के लिए ज़रूरी है कि मोबाइल आपके पास नहीं हो, मोबाइल और आपका बिस्तर अलग हो, मोबाइल कहीं और सोए, आप कहीं और सोए, तो फिर काम बनेगा। अदरवाइज काम जो है वो ख़राब ही होगा और दिन ब दिन ख़राब होता जाएगा, क्योंकि इससे साथ दोस्ती से काम बहुत ख़राब हो रहा है, मोबाइल के साथ दोस्ती से, ठीक है। तो इससे दोस्ती अपनी कम से कम करें, इसको कंस्ट्रक्टिव यूज़, पॉजिटिव यूज़ की तरफ लेके आए बस। उसके बाद इसको पॉजिटिव यूज़ क्या है कि
किसी अच्छे ग्रुप के आप मेंबर हैं उसको देख लें, आप अपनी स्टडी के ग्रुप के मेंबर हैं इसको देखें, इसको विजिट करें, इसमें कोई चीज़ नहीं है, साइड पे रख दें, ठीक है। और साइड पे रख के अब क्या हो रहा है कि जो सबसे बड़ी अब्यूज बनी हुई है, आप मीनिंग देखने के लिए मोबाइल में चले जाते हैं, ऐसे ऐसे ही है डिफिकल्ट वर्ड आया आपने, आज कोई डिसएग्री नहीं करेगा, और ये प्रैक्टिकली ऐसे है। और अगर डिसएग्री करेगा वो तो डिसऑनेस्ट होगा, वो गलत वैल्यू कर रहा होगा क्या, आप बड़े बड़े कमिटेड होके तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ के आपने बुक पकड़ ली, आपने बुक में पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते एक मुश्किल वर्ड आ गया, देयर इज अ डिफिकल्ट वर्ड, आपने कहा चलो मोबाइल से सपोर्ट लेता हूँ, बिकॉज देयर इज गूगल, गूगल में लिखूंगा मीनिंग आ जाएगा। आप गूगल की तरफ जा रहे थे मीनिंग देखने के लिए, जैसे मोबाइल को पकड़ा तो टू करके एक मैसेज आ गया व्हाट्सएप, ले जी वो मीनिंग वहाँ का वहाँ है, आप 4-5 घंटे गुजर गए हैं, आपको ये भी नहीं याद कि मैं पढ़ने बैठा था, आप ये भूल चुके होंगे कि मैं पढ़ने बैठा था, 2-2.5 घंटे तो उसने आपके ऐसे ही उड़ा दिए, उसने फेसबुक आप और करते करते एक नोटिफिकेशन भी आ जाना फेसबुक का, अब आपके हाथ में मोबाइल है, आप यूज कर रहे हैं और यूज करते करते एक नोटिफिकेशन आ गया ऊपर, आप गए मीनिंग देखने के लिए थे, आप बड़े मेहनती और बड़े अच्छे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन इस गैजेट ने आपको ऐसा पकड़ा दिमाग से, ऐसा इसने आप पे कब्जा किया कि वो माइंड पे काबज हुआ और आपके 2 घंटे 3 घंटे खा गया ऐसे। तो इसका हल फिर क्या है? तो सर ये आप एग्री करेंगे कि सर ये आपने एग्जांपल बिल्कुल ठीक दे दी है, और ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ, हर एक के साथ ऐसे हो रहा है। आप कहेंगे एब्सोल्युटली राइट, वी आर एग्री विद यू, सेम हैपनिंग हो रही है। हम जब पढ़ने जाते हैं तो यही होता है, हम पढ़ने बैठते हैं, हम मुश्किल वर्ड आता है देखने जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, हम आगे चले जाते हैं, वापस किताब की तरफ नहीं आते, फिर अगले दिन बुक पे आते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि एक डिक्शनरी ले। तो आप यही सर आप हमें पैसों की सारी काम करवाते रहते हैं, लेकिन डिक्शनरी एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। बाजार जाओ, जो सबसे अच्छी डिक्शनरी लगती है वो ले लो आप। फोन में भी इंस्टॉल हो जाता हाँ, है, फोन में भी इंस्टॉल हो जाता यही है। तो मैं क्या कहूँ नहीं वो ऑनलाइन होती है, एक ऑफलाइन होती है। यार, फोन के जब हाथ लग गया ना, ये फोन ऐसा त्रिसम है, ये ऐसा मैजिक है कि जैसे ही इसको हाथ लगाना तो वो इंसान जिस तरह वो ड्रामों में नहीं होता, बंदा फौरन किसी चीज को हाथ लगाता है गायब हो जाता है, आप गायब हो जाओगे। आप जनरल बात है सर, हाँ? मेरे को मैसेज आ जाता है, कोई कॉल आ जाती है, मतलब आप खत्म है, आप खत्म है जी, आप फिर दुनिया में नहीं है, आप इस दुनिया में पढ़ने पढ़ाने वाली दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। आप जितने भी अच्छे हैं, आप जितने भी कमिटेड हैं, आप हार्ड वर्कर हैं, डेडिकेटेड हैं, डिटरमिन्ड हैं, डिवोशन के साथ लगे हुए हैं, सॉरी, ये शैतान आपको ले जाएगा, और जब ले गया तो उसने वापसी तो आपको आने नहीं देना। और जब आप चले गए, बेसिकली आप गए तो अच्छे काम के लिए थे, लेकिन उसने अच्छा काम छुड़वा के आपको अपने काम पे लगा दिया। तो इसका हल क्या है फिर? हल यही मैंने बताया कि उसकी तरफ जाओ ही नहीं। हल क्या है? जब तक पढ़ने के 4 घंटे एलोकेट करती है ना, तो 4 घंटे उससे दूर हो जाओ कि मैंने नहीं जाना उसकी तरफ, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका क्या है, मुश्किल वर्ड आ जाएगा तो सीखोगे नहीं, आएगा तो उसके लिए फिर डिक्शनरी ले लो, और डिक्शनरी अच्छी वाली ले लो और उसको इस्तेमाल करो। अगर किसी एक स्टूडेंट को भी मेरी बात समझ आ गई होगी ना, तो ये काफ़ी होगी। अच्छा जी, तो वो मोबाइल अगर एक भी जब पढ़ने बैठेगा ना और उसने मोबाइल को बाहर रख लिया और खुद पढ़ने बैठेगा, तो ये काफ़ी है। और डिक्शनरी ज़रूर ले लो, डिक्शनरी के बगैर नहीं काम बनता, डिक्शनरी के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। और लो अपनी मर्जी की जो भी आपको अच्छी लगती है, और सस्तियाँ हैं, महंगी नहीं है। होंगे हमारे दोस्त बेचारे जिनके पास फाइनेंस नहीं है, मुश्किल है, तो वो किसी ना किसी तरीके से उधार ले लें किसी से, ये पीरियड के लिए किसी लाइब्रेरी से इशू करवा लें एग्जाम तक, और फिर कोशिश करके ले लें। अच्छा, अभी हम पावर्स पे आ जाते हैं। तो
इसमें यह है कि बोर्ड जो है ना, जो भी सेक्शन 30 में लोग अपॉइंटेड है उनको जो भी पावर देना चाहता है वो दे सकता है। अब वो देगा किस रूट से? अब ठीक है, अब क्या होगा कि पावर्स हैं सेक्शन 30 में पावर दी गई हैं जी, बहुत सी पावर दी गई हैं, अथॉरिटियाँ बनाई गई है, अथॉरिटियों के बाद डायरेक्टरेट बना दी गई, 30 A, BC, डबल डी, ट्रिपल डी बन गई। उन्होंने करना क्या है, जो ये पावर देंगे वो काम करेंगे, इस सेक्शन में देंगे 31 में देंगे। पावर दी कैसे जाएगी, ये पॉइंट जो पेपर में नोट करने वाला है वो है कि कैसे पावर दी जाएगी। आर्डर के थ्रू दी जाएगी जी। कैसे पावर दी जाएगी? आर्डर के थ्रू। आर्डर कैसे आएगा, कौन सा आर्डर होगा, जनरल होगा या स्पेशल होगा, बताओ। हाँ जी, आंसर क्या होगा, जनरल आर्डर के थ्रू पावर दी जाएगी या स्पेशल? नहीं, ऊपर से देख नहीं, वैसे बताओ, कॉमन सेंस बताओ अपना स्पेशल ऑर्डर जी। डेफिनेटली स्पेशल ऑर्डर से अब पढ़ो, अब इसकी आप जो है ना इसकी सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो इस सेक्शन की। All powers and discharge all duties concerned or imposed upon any officer subordinate to him. नहीं यार, आप कहीं हो, आप ये पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में बाय जनरल और स्पेसिफिक आर्डर, दोनों के तहत बात बनी, बात ये बनी जिस तरफ मैं लेके जा रहा था, बोर्ड आर्डर के थ्रू देगा। आर्डर जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है, स्पेशल भी हो सकता है। ठीक हो गया, तो ये वो पूछ सकता है कि जो पावर बोर्ड देता है अपनी अथॉरिटीज को जनरल आर्डर के थ्रू देता है ओनली, तो आप होगा नहीं जनरल और स्पेशल दोनों आर्डर्स के थ्रू दे सकते हैं। अभी जनरल और स्पेसिफिक में क्या, स्पेशल में क्या फर्क है, ये राव साहब आपको बता देंगे। सर वो स्पेशल स्पेसिफिक कर देगा ये पावर्स है, जनरल में जो जनरल में उनकी आमदनी जनरल में सबके लिए हो जाएगा, जो जो यहाँ काम कर रहे हैं सबके लिए, और स्पेशल हो सकता है कि स्पेसिफाई कर देगा कि ये करेगा, ये बंदा लीड करेगा। हाँ। अब आ जाएंगे डेलीगेशन ऑफ पावर सेक्शन 32, बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। डेंजरस भी होगा, हाँ डेंजरस भी है सर, मिस यूज भी। हाँ, डेलीगेशन जो है ना, पावर डेलीगेट, हम ना जल्दी से गो थ्रू करते हैं और मैक्सिमम कर लेते हैं यार, कि अभी ऋतु भी हो गया है और थोड़ा सा आप लोगों को जोड़ भी दिया है, क्योंकि आप लोगों ने 5 दिन मुझसे रहता रहना होता है, तो मैं कहता हूँ कि 5 दिन आप फोकस रहें और फोकस होकर स्टडी करें, इधर उधर टाइम ना जाया करते रहे। सेक्शन 32 डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेट करना है। सर उनकी जो कंपनीज होती हैं जिसके मेंबर्स वो डेलीगेशन वो भी वफदी भी है, वो भी है। ये डेलीगेशन एक और तरीके में लेके जाना चाह रहा है कि आपको कहा गया कि ये काम करो, आप एक कमिश्नर, आप आगे किसी और को कह देते हैं कि ये करो, मैं अपने पावर तुम्हें देता हूँ कि तुम ये काम करो, इसको कहा जाएगा डेलीगेशन होगी। कमिश्नर को कहा गया चीफ कमिश्नर की तरफ से कि ये काम करने हैं आपने, या थ्रू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कह दिया कमिश्नर साहब ये आपने काम करने, वो कहते हैं यार सारे काम मैं कैसे करूँ, मैंने असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर किस लिए रखा हुआ है, ठीक है। उसका तो पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल टैक्स में नाम नहीं कहीं आ रहा कि असिस्टेंट कमिश्नर ये करे, असिस्टेंट कमिश्नर ये करे, तो सारा कमिश्नर ने खुद करना है, वो डेलीगेट करता है। वो डेलीगेट किस सेक्शन के थ्रू करता है? सेक्शन 32 के थ्रू करता है, ठीक है। वो अपनी पावर्स को आगे फॉरवर्ड करता है। यही ना कि अपनी पावर्स किसी और को दे देता है, तो किसी और को नहीं कि ये बाहर पे खड़ा लगा के बैठा उसे दे देगा, नहीं, वो पावर देगा जो कि सीएसएस करके या आप लोगों को जो प्रमोट होके आगे आएगा उसको देगा कि तुम ये मेरे वाले फंक्शन तुम परफॉर्म करो, ठीक है। अब इसमें पॉइंट देखते हैं। डेलीगेट सर इसी को मिसयूज करते हैं। हाँ,
तो जी वो कहता है जी जो चीफ कमिश्नर है अपने इख्तियारात को, जो उसे इख्तियारात हैं बोर्ड से अप्रूवल लेने के बाद, अपने इख्तियारात को बोर्ड से अप्रूवल लेने के बाद अपने इख्तियारात दे सकता है किसको? वो एडिशनल कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को। जी ठीक है, वो इख्तियारात आपने दे सकता है, सही है। और फिर जो एडिशनल है वो अपने इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू को या असिस्टेंट कमिश्नर को दे सकता है। और किसी और ऑफिसर को भी आगे असिस्टेंट कमिश्नर दे सकता है। अब बात जो पेपर में आने वाली है ना वो ये है कि जब वो देगा, जब चीफ कमिश्नर दे रहा है वो बाय नेम दे सकता है। वो कैसे दे सकता है? जो पेपर में आना है कि जब चीफ कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू अपने दे रहा है इख्तियारात को, ठीक है, वो कैसे देगा? वो बाय नेम दे सकता है कि मिस्टर सो एंड सो, और बाय डेजिग्नेशन, या बोथ या नॉन ऑफ द अबव। याद रखने के लिए जरूरी है कि वो बाय नेम या बाय डेजिग्नेशन वो दे सकता है अपने इख्तियारात को। फिर वो कहते हैं कि क्या वो डायरेक्टली दे सकता है? कहते हैं नहीं, अप्रूवल लेनी पड़ेगी बोर्ड से, फिर देगा। सही हो गया। अगली लाइन तो सारी आपको पता है। फॉर एग्जांपल आगे बात चलती है कि इख्तियारात मिल गए डीसी को, अप्रूवल लेके बाय नेम या बाय इस तरह, तो क्या डीसी आगे किसी को इख्तियार दे सकता है? इंस्पेक्टर को? बताओ जी। फर्दर नहीं कर सकते। तो ये कानूनदान है, इनको पता है राव साहब को कि फर्दर डेलीगेशन नहीं हो सकती। एक अगर किसी को डेलीगेशन होके मिली है ना पावर, वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता। तो ये पेपर में आएगा कि फर्दर डेलीगेशन नहीं हो। एक को ऑलरेडी किसी के इख्तियार मिले हैं, वो किसी इख्तियार किसी और को आगे दे दे, नहीं, वो अपने इख्तियार तो दे सकता है, जो उसको किसी और के मिले हुए वो नहीं दे सकता। तो फर्दर डेलीगेशन नो। तो ये था जी आल अबाउट सेक्शन 32। सेक्शन 33 क्या है जी? आगे 32A। आज वैसे हम 22-23 से स्टार्ट हुए थे, 33 तक 10 तो हो गए। हाँ, नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह का 10-10 किए हमने। छोटे छोटे हैं, आपने भी बताया है। आज से कितने होते हैं? वैसे बहुत कम करेंगे। आज कितने में से करने सर? लास्ट है, देखते हैं कितने करते हैं। 32A, ठीक है जी। ये है जी ऑडिट के बारे में। ऑडिट करेगा स्पेशल ऑडिट पैनल, ऑडिट बाय स्पेशल ऑडिट पैनल। ऑडिट आपको पता है ऑडिट क्या होता है? वेरिफिकेशन होती है असर्शंस की, जो आपने कहा उसका सबूत है। करने कौन जा रहा है? स्पेशल ऑडिट पैनल। साथ स्पेशल ऑडिट पैनल में कौन कौन हो सकता है? पहली बात कि पैनल कितने बंदों पे मुश्तमिल होगा? मेंबर्स कितने होने चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा? ठीक है, कहते हैं 2 or more members from the following। कौन हो सकते हैं? कौन हो सकता है? एफबीआर का बंदा जो ऑफिसर होगा, या ये सीए हो सकता है, या ये एसीएमए हो सकता है। ठीक है, ये नाम के साथ लिखा होगा कि हम एसीएमए भी हो सकते हैं, इस ऑडिट के पैनल के मेंबर, जो कि आईसीएमए पाकिस्तान के मेंबर हैं। सीए जो आई कैप के मेंबर हैं। एफबीआर वाले वो भी कोई हो सकते हैं, एनी अदर जो कि वो स्पेशलिस्ट है उस काम का। लाइक एनर्जी सेक्टर का करना है, तो जो एनर्जी को सही समझता हो वो आप उसको ले सकते हैं। ऑयल सेक्टर का है, तो जो ऑयल को सही तरह समझता है आप उसको ले सकते हैं, जिसको बोर्ड समझेगा कि ये ठीक है। अभी जब ऑडिट किया जाता है ना, तो ऑडिट का स्कोप रखा जाता है।
स्कोप ऑफ ऑडिट कि स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होता है कि ऑडिट में क्या क्या कुछ होना है। स्कोप ऑफ ऑडिट, जब ऑडिट किया जाता है तो ऑडिट का क्या किया जाता है, स्कोप सेट किया जाता है। तो स्कोप कौन सेट करेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। कौन करेगा, बोर्ड करेगा या कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू करेगा, कौन करेगा? दोनों कर सकते, ठीक है। तो ये ऑडिट का जो स्कोप है वो सेट हो जाएगा। अच्छा, फिर वो कहता है, ये स्कोप का मैंने बता दिया। स्कोप के बाद वो डिस्कस करना चाह रहा है, कह रहे यार ये बात सुनो कि ऑडिट हो क्यों रहा है, ऑडिट होने की वजूहत क्या होती है। आपकी और लायबिलिटी बनने जा रही है बोर्ड डिटरमिन करने के लिए, आपने रिफंड क्लेम कर लिए तो आपका रिफंड चेक करने के लिए बनता है कि नहीं बनता। और आपका फोरेंसिक ऑर्डर किसी ने ऑर्डर कर दिया कि ऑडिट करके दो फोरेंसिक, तो इन सूरतों में आपका ऑडिट किया जा रहा है। करेगा कौन, दो या दो से ज्यादा बंदे होंगे। कहाँ से बंदे होंगे, इन बंदों में से कोई बंदा होगा। स्कोप कौन सेट करेगा, बोर्ड और CIR करेगा। अब इसी बंदे का ऑडिट कोई और सूबा भी कर रहा है। सूबे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेल टैक्स सूबों के पास है सर्विसेज के ऊपर, तो सूबे कर रहे हैं। तो ये इख्तियार हासिल है कि FBR और सूबे मिलके इकट्ठे एक ऑडिट कर रहे हैं। ये नोट कर रहे हैं कि जॉइंटली कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब बात होगी जी कि सेक्शन 330 के अंदर अथॉरिटी जो पॉइंट हुई है, वही आज ही हुई है ना पॉइंट, सेक्शन 30 में। वो अगर ऑडिट कर चुकी है तो क्या स्पेशल ऑडिट नहीं हो सकता? हो सकता। अगर उस अथॉरिटी ने कर भी लिया है तो ये होगा है। ठीक है, कहते हैं जो भी अपॉइंट हुए हैं उनके पास तमाम अथॉरिटीज होगी। कौन सी वाली, सेक्शन 25 के अंदर वो रिकॉर्ड को जाकर देख सकते हैं। सेक्शन 37 जो है वो, सेक्शन 37 हम पढ़ेंगे, इसमें ताकत होती है बंदे के पास, ऑफिसर के पास, वो किसी को समन कर सकता है, उसको एविडेंस कह सकते हैं आके दो, तो इनके पास भी होगा। और फिर 38 जो है वो ये कहता है, मतलब जितनी भी पावर्स मौजूद है ना वो इनके पास भी चली जाएंगी जो मेंबर हैं ऑडिट पैनल के। लाइक ACMA को एंगेज कर लिया जाता है, कल को मुझे अगर कर लिया जाता है तो मेरे पास वो पावर आ जाएगी कि मैं कहूँगा कि आ जाओ, ठीक है जी, क्योंकि मुझे अपॉइंट किया गया इस काम के लिए, स्कोप दिया गया मुझे, चाहे बोर्ड ने दिया चाहे कमिश्नर ने दिया। अच्छा, अच्छा यार वो कहते हैं कि मेंबर ज्यादा है जो बना है पैनल में, लेकिन पैनल में 5 बंदे हैं, एक बंदा एब्सेंट होता है, 4 अपना काम करते रहते हैं और प्रोसीडिंग्स क्लोज कर लेते हैं, रिजल्ट ले आते हैं। तो क्या एक बंदे की एब्सेंस की वजह से सारा रिजल्ट खराब हो जाएगा? नहीं होगा, नोट कर लें कि नहीं होगा खराब। फिर जब ये पैनल बन जाएगा तो पैनल में एक उनका चेयरमैन होगा और बाकी मेंबर होंगे। अब बात ध्यान से सुनिएगा कि जब पैनल बन जाएगा ये वाला, इसमें एक चेयरमैन होगा और बाकी क्या होंगे, मेंबर होंगे। अगर एक मेंबर नहीं आ रहा लेकिन पैनल अपना काम कर लेता है तो पैनल का काम होकर तस्वर किया जाएगा। लेकिन पैनल काम कर रहा है और चेयरमैन नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा, नहीं होगा, फिर नहीं होगा, फिर वो वैलिड नहीं होगा।
अब वो पेपर में देगा आपको क्वेश्चन, देखें ये देगा वो कि पैनल को हेड कौन करेगा, चेयरमैन। चेयरमैन कौन होगा, चलो चेयरमैन कौन होगा हर पैनल को? सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू होगा, वो एफपीआर का बंदा होगा। FPR ठीक है, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू होगा, लेकिन वो सीए नहीं होगा, वो आईसीएमए नहीं होगा। चेयरमैन कौन होगा? एफपीआर का बंदा होगा। तो इसलिए एफपीआर के बंदे को मीटिंग अटेंड करना इंतहाई जरूरी है। टाइम हो गया सर। अच्छा यार, लेट्स लेट्स क्लोज द सेशन। और क्लोज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको आज लिखवाया था। क्या लिखवाया था आज, मुझे बताएंगे कोई एक बंदा, क्या क्या उसका पेपर हो सकता है, ये बताएं। Section 9 to 14 Income Tax Ordinance, सेक्शन 9 to 14 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये पेपर में शामिल होगा। और उसके बाद टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट सेक्शन 61 टू लेके 65 और सारे वो वीडियो अवेलेबल है, उसको सुने और तैयारी करें। और जितना आज तक हमने पढ़ा है वो सारा, और सारे जो है टाइटल्स और चैप्टर्स के नेम्स वो इंक्लूड हो गए। चलिए, जितना पढ़ा है वो सारे का सारा सेक्शन 1 से लेकर 32A तक ये सारा आपने पढ़ना है। और तो इनके तमाम शेड्यूल्स और इनके तमाम शेड्यूल के साथ क्या करना है, चैप्टर्स के। चैप्टर्स के तो ये सारा हम करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को भी हम कोशिश करेंगे कि 8 बजे ही स्टार्ट करें और एटलीस्ट 12 बजे तक चलें, ठीक है। तो टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट जो है वो सैटरडे। ओके, करें जी, ठहरे एक मिनट, कर दिए। कर दे। अगले वीक में हमारा सेल टैक्स भी क्लोज हुआ है, ठीक है। सेल टैक्स हो जाएगा तो अगले वीक में। वो थोड़ा सा कौन सा? शेयर और इनकम टैक्स। नहीं, सेल टैक्स है। इनकम टैक्स इनका वैसे ही वीडियो के थ्रू काफी होता है। इनके क्रेडिट पे हमने ठीक टाइम लगाया था, फिर लॉसेस इनको करवाने पड़ेंगे। लॉसेस है उसमें क्या कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी जी जी बताएं आप प्लीज। आप एक सेकंड होल्ड करें, मैं सर से बात करवाता हूँ, होल्ड कीजिएगा। आई कैप के बारे में जी सामने को। किसका एक दूसरा किसका टेस्ट है आपका? जो जो आपको ज़्यादा अच्छी पोस्ट लगती है ना, आप उसका प्रिपरेशन सही तरीके से कर लिए। नहीं, सर कौन से? सर काशिफ कौन?